हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। A very, very, very warm hearted welcome to all of you. This side is अभिनव कुमार बौरे और मैं आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हूँ वैल्यू एडिशन सीरीज का एक और इंटरेक्टिव पार्ट। और आज के इस पार्ट में हम बेसिकली क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, हम डिस्कस करेंगे अबाउट फंडामेंटल राइट्स अर्थात मौलिक अधिकार। और अगर मैं आपको स्टेटमेंट कोट करूं जो थंबनेल में मेंशन भी है कि क्या आपके मौलिक अधिकार राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्व हैं, डज योर फंडामेंटल राइट्स आर DPSP। और अगर मैं इसे वैसा वर्सा करूं अर्थात पुनः इसे कहें, क्या नीति निर्देशक तत्व आपके मौलिक अधिकार है, यानी कि मौलिक अधिकार क्या नीति निर्देशक तत्व है और क्या नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकार है। तो लेट मी टेल यू कि ये बिल्कुल राइट है, ये बिल्कुल सही है। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये वास्तविकता में आपके मौलिक अधिकार भी हैं, और आपके जो मौलिक अधिकार हैं ये वास्तविकता में राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी हैं। क्लियर है? अब कैसे है तो इसे समझना बाकी है, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। ध्यान से समझिएगा। अगर मैं आपसे कहूं बच्चों कि भारत ने अपना स्वतंत्रता संग्राम अर्थात अपनी पूरी फ्रीडम स्ट्रगल अंग्रेजों के अगेंस्ट, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट क्यों चलाई थी, तो आप सभी का शायद ये आंसर जेन्युइनली हो सकता है कि भारतीयों ने जो स्वतंत्रता का संग्राम चलाया था या फिर जो हमारी फ्रीडम स्ट्रगल थी, ये पूरी फ्रीडम स्ट्रगल का एकमात्र उत्तर आप ये दे सकते हैं कि भारतीय मिलकर ये चाहते थे कि भारत के अंदर से अंग्रेजों को बाहर निकाल दिया जाए तथा भारत के अंदर भारतीयों द्वारा निर्मित सरकार के द्वारा शासन को चलाया जाए। बच्चों लेट मी टेल यू, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं कि भारतीयों की जो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल है, भारतीयों का जो स्वतंत्रता के लिए किया गया संघर्ष है, इसका मुख्य कारण भारत के अंदर भारतीयों द्वारा निर्मित सरकार बनाना नहीं था। और अगर ऐसा था तो याद रखिएगा, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारत के अंदर राज्य तथा केंद्रीय स्तर पे आप पाएंगे कि सरकारों का निर्माण करा गया था और इन सरकारों में भारतीयों की भागीदारी थी। और अंग्रेजों ने यह प्रस्ताव भी रखे थे कि भारतीयों के लिए इस प्रकार के डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स अर्थात लोक कल्याणकारी तथा लोकतांत्रिक रिफॉर्म्स अंग्रेज समय समय पर लाते जाएंगे तथा डोमिनियन स्टेटस भारतीयों को मिल जाएगा। परंतु इस स्टेटस को भारतीयों ने नकार कर अपने स्वतंत्रता के संघर्ष को कंटिन्यू रखा था। इसका मुख्य कारण यह था कि हमारा स्वतंत्रता का जो संघर्ष है उसका उद्देश्य भारतीयों के लिए अधिकारों को प्राप्त करना था, और अंग्रेज अर्थात ब्रिटिशर्स इसी को देने में चूक रहे थे। अब याद रखिए, हमारा पूरा स्वतंत्रता संग्राम इस बात पे बेस था कि भारतीयों को क्या मिले, अधिकार मिले। और इस चीज को समझिए कि जिस समय भारत ने इंडिपेंडेंस गेन करी, ये स्वतंत्रता प्राप्त करी, उसी समय भारतीयों को जो है वो हमारे फाउंडिंग फादर्स अर्थात हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा जो है वो कुछ अधिकार दिए गए थे। अब इसे समझिएगा कि क्या मनोस्थिति रही होगी हमारे फाउंडिंग फादर्स की, या क्या मनोस्थिति रही होगी हमारे संविधान निर्माताओं की, जो हमारे लिए संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन कर रहे थे। अब यहां समझिएगा कि जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे वे हमेशा चाहते थे कि इस स्थान पर जो भारतीय खड़ा है, यानी कि जो कॉमन इंडियन मैन है, क्लियर, इस कॉमन इंडियन मैन को सारे वो अधिकार जो संभव हो सकते हैं, ये सारे संभव अधिकार जो है वो भारतीयों को मिले। और इसी को ध्यान में रखते हुए मौलिक अधिकारों का सृजन करा गया था, एस्टेब्लिशमेंट करा गया था। अब यहां जानने योग्य बात क्या है तो समझिएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि संविधान निर्माताओं ने क्या कारण है कि राज्य की जो परिभाषा है, स्टेट की जो डेफिनेशन है, आप पाएंगे ये स्टेट की डेफिनेशन 2 बार लिखी है, अनुच्छेद 12 में, फिर उसको दोबारा जो है वो आर्टिकल 36 में अर्थात अनुच्छेद 36 में रिपीट करा गया। क्या कारण है इसका, तो ध्यान से समझिएगा। जो भीमराव अंबेडकर थे, जो हमारे संविधान के निर्माता थे, वो स्पष्ट कर देना चाहते थे कि वे उसी राज्य से बात कर रहे हैं जिस राज्य को अभी उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया है कि किस प्रकार के अधिकार हमारे भारतीयों के पास होंगे। उसी राज्य को यह इंस्ट्रक्शन है कि किस तरीके का बर्ताव उसे आने वाले समय में करना है। याद रखिएगा, राज्य एक विनाशकारी अर्थात डिस्ट्रक्टिव फिलॉसफी है। पावर लीड्स टू करप्शन अर्थात शक्ति हमेशा करप्शन की तरफ लेकर जाती है, और ये करप्शन शोषण करता है, एक्सप्लॉइटेशन करता है। और इसी करप्शन से बचाने के लिए लिखा गया था मौलिक अधिकारों को। अब बहुत टेक्निकली, बहुत ही लीगल एस्पेक्ट के साथ हम देखेंगे कि कैसे मौलिक अधिकार जो है आपके नीति निर्देशक तत्व भी हैं, और फिर बाद में देखेंगे कैसे नीति निर्देशक तत्व भी मौलिक अधिकार है। आने वाले 20 मिनट्स बहुत कंसंट्रेशन के साथ सुनिएगा,
जो मैं समझाना चाह रहा हूं, अगर आपको ये बात समझ में आए तो प्लीज मेंशन योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। मैं जानना चाह रहा हूं कि जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा था, बिकॉज ये थोड़ा सा ट्विस्टिंग है, थोड़ा सा लिटिल बिट टफ टू अंडरस्टैंड है, बट अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो इस चीज को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि लीगल लैंग्वेज जनरली सामान्यतः समझ में आने में थोड़ी समस्या होती है। तो चलिए आ जाएं, ध्यान से देखें। अगर मैं कहूं कि हमारे जो संविधान के निर्माता थे वो अधिकतम मौलिक अधिकार, या मैं कहूं अधिकतम अधिकार भारतीयों को देना चाहते थे। अब इस कंडीशन में जब हमारे फाउंडिंग फादर्स से चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा अधिकार भारतीयों को मिले, इस कंडीशन में आप पाएंगे कि मुख्यतः पूरे विश्व में जो अधिकार हैं, जो राइट्स हैं, इन्हें 4 भागों में विभाजित करा जाता है। पहला, यहां ध्यान से समझिएगा और बहुत कंसंट्रेशन के साथ, मौलिक अधिकार। याद रखिएगा, मैं मौलिक अधिकार कहूं या सामान्यतः कोई भी अधिकार कहूं, इसको आप 4 भागों में आसानी से विभाजित कर सकते हैं। याद रखिएगा, एक है सामाजिक, दूसरा है आर्थिक, तीसरा है राजनीतिक, तथा चौथा और आखिरी है सिविल। याद रखिए, इस प्रकार से हर एक देश के अंदर या विश्व के अंदर किसी भी प्रकार के अधिकारों को आप 4 कोटियों में डिवाइड कर सकते हैं, 4 सेक्शंस में बाइफरकेट कर सकते हैं। ये 4 सेक्शन है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सिविल अधिकार। अब समझिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि जो चारों अधिकार हैं, ये सारे अधिकार जो है हमारे संविधान निर्माता हमें देना चाहते थे, परंतु यहां आप पाएंगे एक लीगल प्रॉब्लम है। ध्यान से समझिएगा कि जो मौलिक अधिकार होते हैं, इनके लिए एक वर्ड यूज होता है, पहला और दूसरा। याद रखिएगा, मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, क्लियर। और दूसरा होता है, ये मौलिक अधिकारों को लेकर आप कोर्ट में जाकर वाद कर सकते हैं, क्लियर। अब ये क्या चीज है, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये वाद योग्य माने जाते हैं, अर्थात जो भी मौलिक अधिकारों में लिखा हुआ है, याद रखिएगा, ये लिखी हुई इंफॉर्मेशन अगर राज्य फॉलो नहीं करता तो इसको आप चैलेंज कर सकते हो कोर्ट में। यानी कि आप मान लीजिए मौलिक अधिकार में कोई स्टेटमेंट लिखा है, उस स्टेटमेंट को लेकर आप कोर्ट में जा सकते हैं कि इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली राज्य जो है, यानी कि सरकार जो है, वो काम नहीं कर रही है, क्लियर। इसका मतलब होता है न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय तथा वाद योग्य। स्टेटमेंट क्लियर है। अब दूसरा डायमेंशन ध्यान से सुनिए। अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो 4 अधिकार आपने देखे, यानी कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सिविल अधिकार, ये सारे हमारे फादर्स हमको देना चाहते हैं, हमारे संविधान निर्माता हमें देना चाहते हैं। इसमें से अगर मैं आपसे कहूं कि जो सामाजिक अधिकार है, अब सामाजिक अधिकार से हमारा आशय क्या है? सामाजिक अधिकार से सामान्य सा आशय है वे अधिकार जो समाज में सामान्य रूप से रहने के लिए आवश्यक होते हैं, ठीक है। जैसे मैं कहूं तो राज्य अपनी नीति ऐसे बनाए कि सभी लोगों को जो है अवसर की समानता मिले, या फिर राज्य अपनी नीतियों का निर्माण कुछ इस प्रकार करे। अगर मैं आपको उदाहरण दूं तो ध्यान से समझिए। अगर मैं आपसे कहूं सिविल अधिकार क्या होते हैं, तो सामान्यतः सिविल अधिकार का अर्थ क्या है? आपके पास धार्मिक स्वतंत्रता हो, आपके पास जो है वो सभी प्रकार की स्वतंत्रता हो, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, कहीं भी जाने की स्वतंत्रता हो, या किसी भी स्थान पर बस जाने की स्वतंत्रता हो, फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये हो। इसी प्रकार से अगर मैं कहूं राजनीतिक अधिकारों का अर्थ क्या है, तो विधि के समक्ष समानता, विधि का समान संरक्षण या विधि का समान शासन, यानी कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ। और इसी के साथ अगर मैं आपसे कहूं कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह भी एक प्रकार का राजनीतिक अधिकार है। अगर इसी के उलट जाएं हम, तो हम पाएंगे जो सामाजिक अधिकार हैं, इसमें क्या, तो जो महिला है एवं पुरुष है उसको समान कार्य के लिए समान वेतन मिले। इसी प्रकार से अगर मैं कहूं कि आर्थिक अधिकार क्या है, तो समाज के अंदर सभी का आर्थिक स्थिति अच्छी हो, यह हमारा आर्थिक अधिकार है। अब इस चीज को समझिएगा, द इंपॉर्टेंट एंड नी जर्क पॉइंट, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस वीडियो का, याद रखिएगा कि हमारे जो फाउंडिंग फादर्स हैं उन्होंने ये जो मौलिक अधिकार थे या फिर ये जो अधिकार हैं, इनमें से जो सामाजिक और आर्थिक अधिकार है इसे, तथा सिविल तथा राजनीतिक अधिकार है इसे, संविधान में लिख रखा है, लेकिन अलग अलग पार्ट में। कैसे? तो याद रखिएगा कि सिविल अधिकार और राजनीतिक अधिकार, मैं यहां अलग स्लाइड में लिख देता हूं, याद रखिए, सिविल अधिकार, सिविल प्लस
राजनीतिक अधिकार। याद रखिएगा, इन अधिकारों को देना केवल और केवल हमारे ग्रेट फाउंडिंग फादर्स की नीयत पे, अर्थात इंटेंशन पे, इस पर निर्भर करता है। याद रखिएगा, हमारे फाउंडिंग फादर्स यदि चाहते हैं कि भारतीयों को सिविल अधिकार तथा राजनीतिक अधिकार मिले, तो केवल उनके चाह लेने से, उनकी इंटेंशन से, उनकी नीयत से यह अधिकार जो है वो भारतीयों को मिल सकते हैं। परंतु इसके अलावा जो अन्य अधिकार हैं, अब अन्य अधिकार से आशय क्या है? तो जैसा कि आपने पीछे स्लाइड में देखा, याद रखिए, जो अन्य अधिकार हैं, जस्ट अ सेकेंड, यहां पर आप पाएंगे जो अन्य अधिकार हैं, जैसे सामाजिक तथा आर्थिक अधिकार। याद रखिएगा, सामाजिक प्लस आर्थिक, ये जो अधिकार हैं, याद रखिएगा, इन अधिकारों को देना हमारे फाउंडिंग फादर्स की केवल नीयत पर निर्भर नहीं करता। अर्थात यदि हमारे फाउंडिंग फादर्स चाहते हैं कि भारतीयों को यह अधिकार मिले, तो केवल उनके चाह लेने से यह नहीं मिलेगा, इसके साथ साथ एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट होगी पैसे की, अर्थात आर्थिक स्थिति की। समझिएगा बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं कि आर्थिक स्वतंत्रता या सामाजिक स्वतंत्रता या सामाजिक स्वतंत्रता का अधिकार ये क्या है, तो याद रखिए, व्यक्ति को वृद्धावस्था, महिलाओं को मैटरनिटी की कंडीशन, या फिर जो मजदूर हैं या जो श्रमिक वर्ग है, उनका उद्योगों के प्रबंधन में भागीदारी, ये सब करने के लिए राज्य को पैसे की आवश्यकता होगी। समझिएगा, अगर इन अधिकारों को भी सीधा फंडामेंटल राइट्स अर्थात मौलिक अधिकार के चैप्टर में ऐड कर दिया जाता, तो इस चीज को समझिए कि अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाते और उस हॉस्पिटल में जाने पर आपको समय पर इलाज नहीं मिल पाता, तो आप बेसिकली सुप्रीम कोर्ट चले जाते और फंडामेंटल राइट्स के वॉयलेशन का अर्थात मौलिक अधिकारों के हनन का केस लगा देते। किसके ऊपर? सरकार के ऊपर। अब समझिए, इसमें सरकार की भी गलती नहीं है, सरकार के पास संसाधन नहीं है, इसलिए पर्याप्त हॉस्पिटल नहीं है। सरकार चाहती है कि महिला और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले, यह एक मौलिक अधिकार है, परंतु सबसे बड़ी बात यह है, ऐसा करने के लिए पैसों की आवश्यकता है, धन की आवश्यकता है। अब अगर इसे लिख दिया जाता मौलिक अधिकार में, तो समझिएगा कि यह मौलिक अधिकार जो है वो फीजिएबल नहीं होता, यह वास्तविकता में काम का नहीं रह जाता। अब समझिए, जब मौलिक अधिकार को देना केवल और केवल हमारे संविधान निर्माताओं के नियत पर निर्भर था, इंटेंशन पर निर्भर था, तब उन्हें जो है सीधा लिख दिया गया मौलिक अधिकार के नाम से, और ये एनफोर्सेबल और जस्टिसेबल अर्थात न्यायालय में परिवर्तनीय तथा वाद योग्य डिक्लेयर कर दिए गए थे। परंतु वो भाग जो अधिकारों का वास्तविकता में देना हमारे संविधान निर्माताओं की नियत के साथ साथ आर्थिक स्थिति पर भी निर्भर करता था, उन मौलिक अधिकारों को हमने लिखा कहां? नीति निर्देशक तत्वों में। यानी कि हमारे जो संविधान निर्माता थे, ये वास्तविकता में ये कह रहे थे कि उस समय जो हमारी भारत सरकार निर्मित होने वाली है, यानी कि 1950 में जो भारत सरकार बनेगी, नो डाउट ये भारत सरकार जो है इन मौलिक अधिकारों को हमारे नागरिकों को नहीं दे सकती, लेकिन डियर भविष्य में आने वाली भारत सरकारों, यानी कि फ्यूचर इंडियन गवर्नमेंट्स, याद रखना कि अपनी नीति का निर्माण कुछ इस प्रकार करना की, और उन्होंने यहां पर 10-12 पॉइंट्स लिखे, और उन्हीं पॉइंट्स के अंदर जो है वो सामाजिक तथा आर्थिक अधिकारों के बारे में लिखा। यानी कि अगर भविष्य में आने वाली सरकारें इसके तहत अपने कानून बनाती हैं, इस पॉइंट्स के तहत जो है नीतियों का निर्माण करती हैं, तो वो वास्तविकता में क्या करने वाली हैं? वो वास्तविकता में सामाजिक तथा आर्थिक अधिकारों को दिलाने वाली हैं भारत के नागरिकों को। यानी कि जो कार्य हमारे संविधान निर्माता उसी समय नहीं कर पा रहे थे, उस कार्य को करने की जिम्मेदारी, यानी कि वो अधिकार जो संविधान निर्माता हमें उस समय नहीं दे पा रहे थे, इसकी जिम्मेदारी उन्होंने भविष्य की सरकार पर डाली, और भविष्य की सरकार पर डालने के लिए उन्होंने नीति निर्देशक तत्वों का निर्माण करा। क्लियर? यानी कि जैसे जैसे तुम्हारे पास सामर्थ्य आता जाए, आने वाली भविष्य की सरकारों, तुम अपनी नीतियां इस प्रकार से बनाना। अब इस प्रकार से यदि बनाते हो तो भारत के अंदर भारतीयों के पास उनके सामाजिक तथा आर्थिक मौलिक अधिकार भी आ जाएंगे। परंतु अगर इसे न्यायालय में परिवर्तनीय कर दिया जाता, तो उसी समय से भारतीय जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाने लगते कि हमारे अधिकारों का हुआ है हनन। तो समझिए कि आपके सामाजिक तथा आर्थिक अधिकारों को ही
नीति निर्देशक तत्वों में लिखा गया है। और नीति निर्देशक तत्वों में क्यों लिखा गया, तो इसका कारण यह है कि ये जो मौलिक अधिकार हैं, ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, इनको देना हमारे फाउंडिंग फादर्स अर्थात हमारे संविधान निर्माताओं की केवल नियत पर नहीं अपितु संसाधनों पर भी निर्भर करता था। तो समय के साथ संसाधन बढ़ते जाएंगे और जैसे जैसे संसाधन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जो है इन अधिकारों को धीरे धीरे करके नीति निर्माण करके आपको दिया जाएगा। पॉइंट क्लियर हुआ? यानी कि एक पॉइंट इज क्लियर कि आपके जो मौलिक अधिकार हैं वो कुछ और, आपके जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो कुछ और नहीं है, वो वे मौलिक अधिकार हैं जो उस समय 1950 को नहीं दिए जा सकते थे, इसीलिए उन्हें नीति निर्देशक तत्वों में लिख दिया गया। और जब उन्हीं के अनुसार नीतियां बनाई जाएंगी तो अपने आप आपको धीरे धीरे करके ये अधिकार मिलते जाएंगे। क्लियर? अब आते हैं सेकंड डायमेंशन पे, यानी कि एक तो क्लियर है कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये मौलिक अधिकार तो हैं इस डायमेंशन से। अब अगर मैं सेकंड बात कहूं कि क्या आपके मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्व हैं, ये एक चीज क्लियर हो चुकी है कि नीति निर्देशक तत्व तो आपके मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीज आर काइंड ऑफ फंडामेंटल राइट, बस ऐसे जो न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है तथा साथ में ये वाद योग्य नहीं है। क्लियर? मतलब आप इसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते, एनफोर्सेबल एंड जस्टिसिएबल नहीं है। क्लियर पॉइंट? अब जो सेकंड डायमेंशन है, यानी कि जो मौलिक अधिकार हैं, क्या ये नीति निर्देशक तत्व हैं, तो इसका आंसर भी हां है। कैसे? तो ध्यान से समझिएगा। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मैं दोनों ही भाषाओं में जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज है मैं इसे रीड करूं, तो आर्टिकल 13 में, अनुच्छेद 13 में क्या लिखा हुआ है, तो ध्यान से देखिएगा। अनुच्छेद 13 में लिखा हुआ है, राज्य किसी भी ऐसी विधि का निर्माण नहीं करेगा जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे, उन्हें न्यून करे या नकारात्मक रूप से प्रभावित करे। और याद रखिए, अगर राज्य ने ऐसी किसी भी नीति का निर्माण करा तो सुप्रीम कोर्ट आकर उसे समाप्त कर देगा। और यहां विधि से आशय क्या है, याद रखिएगा, यहां विधि से आशय है विधि, उपविधि, सूचना, अधिसूचना, नियम, अधिनियम, रीति, प्रथा, रूढ़, कुछ भी जो इस संविधान में दिए गए अधिकारों को कम करता है, राज्य ऐसी नीति का निर्माण नहीं करेगा। यह हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज है। इसी को इंग्लिश में कहा गया है आर्टिकल 13 में। इसी को हमारे संविधान में लिखा गया है, एनी ऑर्डर, एक्शन, लेजिस्लेशन, अमेंडमेंट विच वायोलेट्स, अब्रिज, कॉन्ट्रावीन एनी पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज नॉट लॉ, बट इफ स्टेट डज समथिंग लाइक दिस देन सुप्रीम कोर्ट विल इंट्रोड्यूस, डिक्लेयर इट अल्ट्रा वायर्स, स्ट्राइक इट डाउन एंड नल एंड वॉइड दैट लॉ। यानी कि किसी भी स्थिति में राज्य जो है वो कभी भी टच नहीं करेगा किसे? मौलिक अधिकारों को। अब सारे मौलिक अधिकारों को एक एक करके आप रीड करें, आप पाएंगे कि मौलिक अधिकारों में यह लिखा गया है कि राज्य को वास्तविकता में क्या नहीं करना है, बस अप्रत्यक्ष रूप से। यानी कि यहां यह कहा गया है कि भारतीयों के पास धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होगा, आप धार्मिक रैलियां निकाल सकते हैं। अब यहां है कहकर खत्म हुआ है, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से ये राज्य को बता दिया गया है। और इसीलिए मौलिक अधिकार के शुरुआत में राज्य की परिभाषा दी गई थी, क्या कि डियर राज्य, ध्यान से देखो, मैंने अपने नागरिक को कहा है कि तुम धार्मिक रैली निकाल सकते हो, यानी कि जब वो निकाले तो तुम्हें नहीं रोकना है। यह आया इनडायरेक्टली उस राज्य के लिए निर्देश। समझिएगा, जब इसने कहा, जब हमारे फाउंडिंग फादर्स ने कहा कि भारत के अंदर नागरिकों के पास जो है वो अधिकार होगा वाक एवं अभिव्यक्ति का, इसका आशय यह है कि इनडायरेक्टली वो कह रहा है राज्य से कि डियर राज्य, तुम ऐसा कुछ मत करना जिससे इस नागरिक की, इस मेरे सिटीजन की वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जाए। यानी कि प्रत्यक्ष रूप से वो नागरिक से बात कर रहा है तथा परोक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वो राज्य को दिशा निर्देश दे रहा है। यानी कि आपके जो मौलिक अधिकार हैं ये अप्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से नीति निर्देशक तत्व हैं राज्य के लिए। क्लियर? यानी कि आपके मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्व भी हैं तथा नीति निर्देशक तत्व आपके मौलिक अधिकार भी हैं। इसे आप अपने आंसर में परफेक्टली मेंशन कर सकते हैं। बस ये याद रखिएगा कि जो नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकार हैं, यानी कि जो नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकार हैं, वो नीति निर्देशक तत्व जो है वो न्यायालय में परिवर्तनीय, यानी कि वो मौलिक अधिकार न्यायालय में परिवर्तनीय या वाद योग्य नहीं है। इसी प्रकार से
वो मौलिक अधिकार जो नीति निर्देशक तत्व हैं, ये नीति निर्देशक तत्व जो है ये न्यायालय में परिवर्तनीय हैं। ओके, मौलिक अधिकार इक्वल्स टू नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व इक्वल्स टू मौलिक अधिकार। और ये मैं नहीं कह रहा हूं बच्चों, ये सेवरल टाइम सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, सेवरल टाइम जो है सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है कि फंडामेंटल राइट्स आर डीपीएसपी एंड डीपीएसपीज आर फंडामेंटल राइट। आई थिंक आपको बेहतर तरीके से चीजें समझ में आ रही होंगी, आपको समझ में आया होगा कि क्या होता है मौलिक अधिकार, कैसे जो है मौलिक अधिकार और जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये कॉमन हैं। तो चलिए इसके पश्चात हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से इंटरेक्शन करेंगे। आई होप आपको ये पॉलिटी का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने जो सुझाव हैं, अपने जो एडवाइजेज हैं ये मेंशन करें, मैं डेफिनेटली उनको रीड करूंगा और उन पे जो है हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू टू ऑल। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।